बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक अनदर टॉपिक के साथ जो है हम कल जो है ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के जो अल्कली मेटल्स है उनकी केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया था जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स हैं। और उसमें एक छोटा सा टॉपिक फ्लेम टेस्ट के बारे में जो है आप लोगों ने फ्लेम टेस्ट किया होगा लेबॉर्ट्री, अगर आप लोग गए हो तो फ्लेम टेस्ट इस तरह करते हैं कि साल्ट लेते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, ये वॉच ग्लास है। वॉच ग्लास आप लोग जानते हैं, छोटा सा जो है लेबॉर्ट्री में पड़ा होता है और ग्लास से बना होता है। और इस वॉच ग्लास में जो है क्या करते हैं, इसमें साल्ट लेते हैं। साल्ट के 3 से लेके 4-5 क्रिस्टल जो है यहाँ पे इस पे डाल देते हैं और फिर इसमें जो है मतलब ये है कि ये साल्ट डाल देते हैं और इस पे स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl, ड्रॉप वाइज HCl सोल्यूशन इस पे डाल देते हैं कि ये जो है पेस्टी हो जाए। ये क्या हो जाए, पेस्टी, इन ऑर्डर टू मेक हिम अ पेस्ट, इसका पेस्ट बना लें। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एक जो फ्लेम टेस्ट के लिए एक डिवाइस यूज होता है, तो उसके ये टिप, ये होल्डर है, यहाँ से उसको होल्ड करते हैं और इस टिप पे जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये मोस्टली जो है प्लैटिनम से बना होता है। पहले जो है फ्लेम में इसको लेके आ जाते हैं, अगर इस पे कोई साल्ट मार्ट हो तो उसको रिमूव कर लेते हैं, इसको वॉश कर लेते हैं, फिर उसको ड्राई कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है ये जो टिप है, मतलब ये कि ये जो रिंग है, इस रिंग को जो है साल्ट पेस्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। इसको जो है कनेक्ट करते हैं तो जब ये पेस्ट होता है तो यहाँ पे 2-3 क्रिस्टल ऑफ द साल्ट जो है वो अटैच हो जाते हैं। जब ये अटैच हो जाते हैं, अब इसको होल्डर को लेके आ जाते हैं कि यहाँ पे ये फ्लेम है, फ्लेम डायरेक्ट फ्लेम में इसको लेके आते हैं, डायरेक्ट फ्लेम, ये फ्लेम है और इस फ्लेम में इसको लेके आ जाते हैं। जब इस फ्लेम में इसको लेके आ जाते हैं तो यहाँ पे जो है ये जो रिंग है, इस पे जो क्रिस्टल ऑफ द साल्ट के जो क्रिस्टल्स हैं, तो ये जो है इस फ्लेम में जो है यहाँ पे एक्साइटेशन और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर जो है, फ्लेम का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। अगर ये लिथियम हो, अगर ये क्या हो, लिथियम जो है, अगर ये साल्ट जो है लिथियम का हो, तो फिर यहाँ पे आप लोगों के पास क्या होता है, क्रिमेंसन रेड कलर जो है फ्लेम जो है जनरेट होता है। क्रिमेंसन रेड कलर जो है आप लोगों के पास, ये फ्लेम का कलर बिल्कुल क्रिमेंसन रेड कलर की तरह हो जाता है। अगर ये जो है, अगर ये साल्ट इसमें सोडियम प्रेजेंट हो, सोडियम मेटल जो है इसमें प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे जो है इस कलर, फ्लेम का जो कलर है ये बिल्कुल येलो हो जाएगा। और अगर यहाँ पे जो है आप लोगों के पास ये पोटाशियम हो, पोटाशियम साल्ट हो, पोटाशियम ब्रोमाइड जो भी साल्ट है पोटाशियम का हो, तो यहाँ पे लेलिक पर्पल कलर, लेलिक जो है लाइट पर्पल कलर को लेलिक कलर भी कहते हैं और यहाँ पे पोटाशियम जो है ये पर्पल, तो ये फ्लेम का कलर बिल्कुल जो है पर्पल। अच्छा, इन दोनों में ये जो है क्या होगा, ब्राइट रेड होगा। ये जो रुबीडियम है ये ब्राइट रेड है और ये क्रिमेंसन रेड डार्क रेड होता है। तो ये रेड कलर जो है यहाँ पे फ्लेम जो है ये बिल्कुल इसका भी रेड कलर हो जाएगा। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के, ये भी रेड है, ये भी रेड है, तो क्रिमेंसन रेड इसको कहते हैं और इसको जो है ब्राइट रेड कहते हैं। अच्छा, और यहाँ पे जो है अगर हम इसको साल्ट को लेके आते हैं और ब्लू वायलेट कलर का फ्लेम देते हैं, तो यहाँ पे इज सीजियम के लिए, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक कलर, दीज आर आल्सो कॉल्ड फिंगरप्रिंट्स। ये इनके फिंगरप्रिंट्स है जिनके जरिए इन साल्ट को जो है लेबोरेटरी में आइडेंटिफाई करते हैं। क्लासिकल मेथड्स में इन साल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए फ्लेम टेस्ट करते थे। तो ये पुराने जमाने में यह क्या है, एक क्वालिटेटिव टेस्ट है। इट्स अ क्वालिटेटिव टेस्ट, नॉट क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी की बात नहीं करते यहाँ पे, सिर्फ क्वालिटी की बात करते हैं। यू हैव टू डिस्क्राइब जस्ट ओनली कि प्रेजेंट है कि नहीं, है कि नहीं, बस सिर्फ ये क्वेश्चन। अगर फ्लेम का कलर जो है वो क्रिमेंसन रेड की तरह है तो लिथियम है। अच्छा, ये एक्साइटेशन क्यों होती है आप लोगों ने, प्लीज मैं यहाँ पे एक पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं कि ये 1s2, ये 2s1 है। अच्छा, 2s1 से, तो 2s1 अगर आप लोग देखें तो 2p ऑर्बिटल जो है ये वैकेंट है, 2p सब एनर्जी लेवल ये वैकेंट होता है। जब हम इसको एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होता है, 2p में चला जाता है, एक्साइट स्टेट, 2p इज एक्साइट स्टेट। जब ये 2p से वापस रिटर्न होता है, जब ये वापस रिटर्न, ये इलेक्ट्रॉन वापस रिटर्न फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू द लो एनर्जी लेवल आता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक कलर जो है यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे रिलीज करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ फोटॉन रिलीज कर लेता है। कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ फोटॉन जो है ये रिलीज कर लेता है, रेड कलर फोटॉन जो है ये रिलीज कर लेता है। इसी तरह सोडियम जो है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है, न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट है, प्रोटॉन नंबर तो एनर्जी गैप डिफरेंट है, तो इसी वजह से जो है यहाँ पे जो कलर ऑफ फोटॉन होगा वो एक दूसरे डिफरेंट होंगे। तो ये रेड कलर का, ये येलो कलर का। यहाँ पे अगर आप लोग देखें सोडियम के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये 1s2 और यहाँ पे जो है देखें ये 2s2, 2p6 और 3s1 है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होगा तो वो 3p में जाएगा। ये 3p इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर फिर वापस जब रिटर्न होगा 3s में,
तो कैरेक्टरिस्टिक फोटॉन जो है ये रिलीज करेगा और वो येलो कलर जो है फोटॉन होगा, तो येलो कलर फोटॉन जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होगा। तो प्लीज आप लोग ज़हन में रखें कि फ्लेम टेस्ट जो है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्जेस डिफरेंट होते हैं, एनर्जी लेवल डिफरेंट होती हैं, इसी वजह से इनके कलर भी एक दूसरे डिफरेंट होते हैं। तो आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि which of the following element produces yellow color flame? सोडियम मेटल। Which of the following element जो है, मतलब ये कि अगर आपको मैं ये कहूँ कि एक रिएक्शन है और उसमें जो है हमने क्या करिए, उसको जो है फ्लेम में लेके, साल्ट है उसको फ्लेम में लेके आ जाते हैं and it produces a blue violet color flame जो है ये प्रोड्यूस करे। So which of the following element जो है इसमें एक्सपेक्टेड होगा, जो प्रेजेंट होगा? अगर ब्लू वायलेट कलर है इट मीन सीजियम प्रेजेंट है। अगर आप लोगों के पास क्रिमेंसन रेड कलर है तो इट मींस जो है लिथियम प्रेजेंट है। अगर जो है यहाँ पे लेलिक या लाइट पर्पल कलर जो है फ्लेम देता है तो इट मींस पोटेशियम है। नो दीज आर द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ये इनके क्या है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है जो कि हम क्या करते हैं ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स के लिए करते हैं। तो आप लोगों ने प्लीज इनको जहन में रखना है। फ्लेम टेस्ट के जरिए क्वालिटेटिव टेस्ट है और इसके जरिए जस्ट ओनली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट कि कौन सा एलिमेंट जो है ग्रुप फर्स्ट का इसमें प्रेजेंट है तो उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप फर्स्ट की केमिस्ट्री यहां पे क्लोज करते हैं और अब ग्रुप सेकंड एलिमेंट की केमिस्ट्री की तरफ जाते हैं। ग्रुप सेकंड एलिमेंट की केमिस्ट्री जो है, नो द ग्रुप सेकंड एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल, दे आर आल्सो कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल, उनको अल्कली और इनको अल्कलाइल, ग्रुप सेकंड एलिमेंट। नो दे आर एस ब्लॉक एलिमेंट और इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 है। तो NS2 इसकी क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। NS2 जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये डाई पॉजिटिव इसलिए डिस्क्राइब होते हैं क्योंकि जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं s ऑर्बिटल में, जब ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लेते हैं तो इट एक्वायर जो है डाई पॉजिटिव चार्ज जो है ये एक्वायर करते हैं। तो दे आर डाई पॉजिटिव, ग्रुप सेकंड एलिमेंट डाई पॉजिटिव। इनकी जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब क्या है, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो ये एक्वायर करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे हाईएस्ट एक्वायर करते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये एक्वायर करते हैं। मेटल्स होते हैं मोस्टली, इसमें बेरिलियम जो है सेमी मेटल है while the rest of all element जो है ये मेटल्स है। सिर्फ बेरिलियम जो है अगर आप लोग देखें तो बेरिलियम ऐसा एक एलिमेंट है इसमें जो कि सेमी मेटल कैरेक्टरिस्टिक जो है बिहेवियर शो करता है, while the rest of the element जितने भी हैं वो सब के सब जो है वो आप लोगों के पास मेटल यहाँ पे। अच्छा, ये जो है ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नेचर में फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। इनकी जो एग्जिस्टेंस होती है ये कंबाइंड फॉर्म में जो है नेचर में प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये मेटल है तो दे आर मोर रिएक्टिव, ये रिएक्टिव होते हैं तो या इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या ऑक्साइड फॉर्म में, तो ये कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो कंबाइंड फॉर्म में इनकी जो सोर्सेज हैं तो सोर्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि यहाँ पे अगर आप इनके क्या क्या सोर्सेज हैं तो सी वाटर इज अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सी वाटर ब्रांच अगर आप लोग देखें सी वाटर जो है इज अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है यहाँ पे जो है अगर आप आमतौर पर देखें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है रिच सोर्स है। कैल्शियम सल्फेट फॉर्म में, मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म में, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म में जो है ये जो है क्या होते हैं, ये सी में जो है प्रेजेंट होते हैं। और सी जो है इज अ रिच सोर्स जो है इनका क्या है, रिच सोर्स जो है सी वाटर जो होता है वो रिच सोर्स होता है। अच्छा, अंडरग्राउंड जो बिड्स होते हैं, अंडरग्राउंड जो वाटर के जो रिजर्वायर्स होते हैं तो उसको ब्राइन कहते हैं। अंडरग्राउंड वाटर ब्राइन में जो है ये भी अगर आप लोग देखिए वाटर को हम बाहर निकाल लेते हैं, जो घरों में अगर आप वाटर को जो है बॉयल कर लेते हैं तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर ये जो है इलेक्ट्रिकल केटल हो तो आप लोगों ने ऑब्जर्व कि कुछ दिनों के बाद उसके सरफेस पे जो है ये कैल्शियम डिपॉजिट होना, ये मैग्नीशियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये वही कैल्शियम और मैग्नीशियम है जो उसकी सरफेस पे, जो मेटल सरफेस है उस पर डिपॉजिट होते हैं। तो अंडरग्राउंड वाटर जो वाटर रिजर्व होते हैं, रिजर्वायर्स होते हैं, ब्राइन होता है, उसमें भी जो है ये मैग्नीशियम और कैल्शियम रिच सोर्स में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये एक और फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसको जो है क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। ओर्स वो मिनरल्स होते हैं जिसमें मेटलर्जी के जरिए हम क्या करते हैं, मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो नेचर में जो है ये एग्जिस्ट होते हैं, नेचर में ये अर्थ क्रस्ट में ये प्रेजेंट होते हैं और इनके जो नाम है तो इसमें मिनरल्स में जो है एक है डोलोमाइट। डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का ओर है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट। कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है इन दोनों के कंबाइन और है कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है डोलोमाइट इसके लिए। अच्छा, एक दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट होते हैं नेचर में। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म में जो अगर आप देखें तो कार्बोनेट्स आप लोग जानते हैं। जिप्सम फॉर्म में कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम डाइहाइड्रेटेड। अगर आप लोग देखें जिप्सम, तो जिप्सम जो है ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड जो है ये जिप्सम साल्ट। जिप्सम साल्ट का नाम सुना होगा। एक होता है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट ये मैग्नीशियम सल्फेट और ये जो है अगर आप देखें तो हेप्टाहाइड्रेटेड है। एप्सम साल्ट मैग्नीशियम का, जिप्सम साल्ट कैल्शियम का।
तो जिप्सम साल्ट जो है ये कैल्शियम का डिस्क्राइब होता है, और एप्सम जो होता है अगर आप लोग देखें तो ये मैग्नीशियम के लिए डिस्क्राइब होता है। अच्छा, एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, आप लोगों ने जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिसको घरों में यूज करते हैं मोस्टली कंस्ट्रक्शन में, जो है आप लोगों ने प्लास्टर या जहां पे कोई जो है मतलब ये कि हड्डियां क्रैक हो जाती है तो वो प्लास्टर जो है करते हैं, तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस उसका जो जनरल फार्मूला होता है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड हाफ, मतलब हाफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, मतलब 0.5 मोल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ लिंक होते हैं, हेमीहाइड्रेटेड जिसको कहते हैं। तो हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट इज आल्सो नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट इज आल्सो नोन एज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस। डाइहाइड्रेट इज नोन एज जिप्सम साल्ट। डाइहाइड्रेट इज नोन एज जिप्सम साल्ट, इसको जिप्सम साल्ट कहते हैं। और ये हेप्टाहाइड्रेटेड ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज नोन एज एप्सम साल्ट, इसको एप्सम साल्ट से डिस्क्राइब करते हैं। तो ये अगर आप लोग देखें ये इसके सोर्सेज हैं, ये क्या है, ये इसके सोर्सेज हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, अगर आप लोग प्लीज है डोलोमाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़हन में रखें। सेकंड पॉइंट जिप्सम का नाम याद रखें, और एप्सम का नाम। एप्सम जो है ये मैग्नीशियम के लिए, और जिप्सम जो है ये कैल्शियम के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये कैल्शियम हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है इनमें जो ट्रेंड्स हैं इस ग्रुप में, एक फैमिली में जो है जो एलिमेंट्स की जो ट्रेंड्स है, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल ट्रेंड्स है, उनको जो है यहाँ पे इस टेबल में मैंने बस समराइज किया हुआ है। और जो है आप लोगों को कोई इश्यू इसमें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जो है वही बातें हैं जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एटॉमिक रेडियाई अगर आप देखिए 1.12 एंगस्ट्रॉम, 1.60 एंगस्ट्रॉम, 1.9, 2.1, 2.2। अगर आप लोग देखें तो जितना मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करता हूं, एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। तो हमने पहले भी डिस्कशन की है कि जब भी हम क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो हमारे पास साइज ऑफ द एटम जो है क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई जो है ये इंक्रीज आ जाती है। तो यहाँ पे जो है एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम जो है एटॉमिक रेडियाई। तो ट्रेंड में मैंने क्या लिखना है एटॉमिक रेडियाई में, कि एटॉमिक रेडियाई का जो ट्रेंड है, एटॉमिक रेडियाई। अच्छा, हमने इसको जो है ग्रुप फर्स्ट के साथ ऑलरेडी जो है वो जो पहला जो है पीरियड थर्ड एलिमेंट से उसमें हमने कंपैरिजन किया। एटॉमिक रेडियाई का जो ट्रेंड है, तो सबसे ज्यादा बेरियम, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्शियम, फिर उसके बाद अगर आप लोग कैल्शियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, और सबसे जो लीस्ट है तो वो बेरिलियम की है। तो एटॉमिक रेडियाई सबसे लीस्ट बेरिलियम की ग्रुप, सबसे लीस्ट जो है वो बेरिलियम की है, और सबसे जो मैक्सिमम है वो बेरियम की है। तो बेरियम हैव हाईएस्ट एटॉमिक रेडियाई while beryllium have the least atomic radii। इसकी एटॉमिक रेडियाई सबसे लीस्ट है, क्योंकि शेल नंबर इंक्रीज होते हैं तो साइज ऑफ द एटम जो है वो आप लोगों के पास, पीरियड नंबर इंक्रीज होता है। तो आप लोग प्लीज ध्यान में रखें, आप लोगों के पास एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, ये इंक्रीज होती है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी अगर आप लोग देखें तो सबसे ज्यादा बेरिलियम की, फिर उसके बाद तो ये ग्रेजुअली जो है डिक्रीज हो रही है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा बेरिलियम की, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्शियम, और सबसे जो लीस्ट है वो बेरियम की है। So the element having least ionization potential in group second element, that is barium, and maximum is beryllium। बेरिलियम की सबसे मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल और बेरियम की सबसे लीस्ट होगी। बेरियम की जो है एटॉमिक रेडियाई सबसे ज्यादा और बेरिलियम की सबसे लीस्ट है। तो ये एटॉमिक रेडियाई और आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है ये एक दूसरे को बिल्कुल क्या है, इनवर्स रिलेशन है। सो इट्स आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सो एलिमेंट हैविंग लीस्ट जो है वो बेरियम है, एंड मैक्सिमम जो है वो बेरिलियम आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है। अच्छा, एक थर्ड पॉइंट ये है कि मेल्टिंग पॉइंट को अगर आप लोग देखें, मेल्टिंग पॉइंट, तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट से डिस्क्राइब करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट 1289, यहाँ पे 651, यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें 851, यहाँ पे 771, यहाँ पे 712, सबसे ज्यादा और सबसे हार्ड जो है इसमें बेरिलियम है, फिर उसके बाद कैल्शियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, सॉरी फिर उसके बाद जो है स्ट्रॉन्शियम, फिर उसके बाद बेरियम, और सबसे लीस्ट जो है। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे बेरिलियम हैव मोर देन कैल्शियम, कैल्शियम हैव मोर देन स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम हैव मोर देन बेरियम, एंड सबसे जो लीस्ट है वो मैग्नीशियम की है। मेल्टिंग पॉइंट सबसे जो लीस्ट है वो मैग्नीशियम का है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अब हमने तो ऑलरेडी यहाँ पे जो है ग्रुप फर्स्ट में ये पढ़ा है कि जब हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट जो है डिक्रीज हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, डिक्रीज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक केस में जो है मेरे पास जो है अगर आप लोग देखें तो सिंगल केस में मेरे पास यहाँ पे एब्नॉर्मेलिटी आ रही है, ये एब्नॉर्मेलिटी है।
ये 651 जो है अगर आप लोग देखें तो ये एक एबनॉर्मेलिटी आ रही है। सबसे लीस्ट जो है, मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है ये कैल्शियम से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन है इस तरह नहीं, ये एक्सेप्शन है, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, द रीजन इसका क्या है? तो द लो melting point for the magnesium is due to hexagonal crystalline structure। इसका hexagonal crystalline structure है। तो एक सब्सटेंस का अगर हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो, देखिए मेरी बात सुनिए, पॉइंट ये है कि अगर आपके पास ये पार्टिकल है और ये इस तरह पेक हो रहे हैं, ये पार्टिकल इस तरह पेक हो रहे हैं, तो ये क्लोजेस्ट पेकिंग में आ रहे हैं। अच्छा, ये कौन सी इक्वायर कर रहे हैं? ये जो है क्यूबिकल शेप इक्वायर करें। अगर मैं इसके यूनिट सेल को देखूं तो ये क्यूबिकल शेप इक्वायर करते हैं, लेकिन ये मैग्नीशियम जो है ना, ये क्यूबिकल शेप, क्यूबिकल शेप इक्वायर करते हैं, लेकिन ये मैग्नीशियम नहीं है। ये मैग्नीशियम जब पेक होता है, जब ये मैग्नीशियम एटम है और ये दूसरा एटम, ये एक अनदर एटम, ये इसका हैबिट है और आप इस हैबिट को इसका चेंज नहीं कर सकते। ये इनका हैबिट है, इट जो है ये पेक होता है, हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री जो है ये इक्वायर करता है। तो अब आप देखें, यहां पे ये स्पेस बहुत कम है, यहां पे ये स्पेस बहुत कम है, यहां पे स्पेस कम है, यहां पे स्पेस कम है, लेकिन यहां पे ये स्पेस बहुत ज्यादा है, वैकेंट स्पेस। तो इस स्पेस की वजह से पार्टिकल से फार अवे हैं, तो इनको मेल्ट करना जो है आसान हो जाता है, इनको सेपरेट करना आसान हो जाता है। दैट्स व्हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट यहां पे ड्रॉप हो जाता है। तो मैग्नीशियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट देन द रेस्ट ऑफ एलिमेंट। तो ग्रुप जो है, ग्रुप सेकंड में सबसे जो लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट है वो मैग्नीशियम का, और सबसे जो मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट है वो बेरिलियम का। तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है, मैग्नीशियम हैव लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज ड्यू टू द हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री एक्वायर करने की वजह से जो है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये सबसे जो है क्या है यहाँ पे। तो डेफिनेटली इसका बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, कम है। लेकिन एक और पॉइंट आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है आप लोगों के पास जो है बॉइलिंग पॉइंट की तरफ आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में जो है एक एब्नॉर्मलिटी तो मैग्नीशियम की है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो डेफिनेटली उसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे डिक्लाइन हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेरियम इज मोर देन द जो है यहाँ पे कैल्शियम से, जो है स्ट्रोंशियम से और मैग्नीशियम से। तो 2500 जो है ये बेरिलियम का बॉइलिंग पॉइंट है, 2500, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है बेरियम का है। तो अगर आप लोग देखिए बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है, तो इस बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड को अगर मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है और इस बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड को अगर मैं डिस्क्राइब करता हूँ, तो वो ये है कि ये 4th वन बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड, बेरिलियम हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट, फिर उसके बाद बेरियम का है, फिर उसके बाद किसका है, बेरियम का। बेरिलियम के बाद देखिए ना 2500 के बाद 1850, तो यहाँ पे जो है ये मैक्सिमम है। अच्छा, कि इसका रीजन क्या है वो क्लियर करता हूँ। और यहाँ पे जो है फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये 1494 है, यहाँ पे ये कैल्शियम। फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये स्ट्रोंशियम, और सबसे लीस्ट जो है वो अगर आप लोग देखें तो मैग्नीशियम का। तो सबसे लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट मैग्नीशियम का और सबसे मैक्सिमम बेरिलियम का। ट्रेंड ये है बेरिलियम बी, बॉइलिंग पॉइंट में बी, बेरिलियम और बेरियम, बेरिलियम और बेरियम ये दोनों जो है मतलब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है, बेरिलियम फर्स्ट पे है, फिर बेरियम जो है, और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम सबसे लास्ट पॉइंट पे। तो ये अगर आप लोग देखें आप लोगों के पास। अच्छा, यहाँ पे क्या सिचुएशन है, अब ये जो है जब मोल्टन फॉर्म में आ जाते हैं, मोल्टन फॉर्म में, तो यहाँ पे बेरिलियम का साइज तो कम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम तो ऑलरेडी जो है वो हाई जो है वो बहुत लो मेल्ट टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। लेकिन ये बेरियम में आखिर हो क्या जाता है, बेरियम का साइज बहुत बड़ा है। बेरियम में द मोर स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड जब इसको मोल्टन फॉर्म में लेके आते हैं तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से जो है बहुत फार अवे हैं। तो अगर एक एटम है और इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन बहुत फार अवे हैं, ये दूसरा एटम है बेरियम का और ये इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे से फार अवे हैं। तो आप लोगों ने तो पढ़ा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फार अवे हैं और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस से फार अवे हैं, तो वो फार अवे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ थ्रू मेटालिक बॉन्ड इंटरेक्शन करेंगे। तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से जो है बेरियम का, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से बेरियम का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। मेटालिक बॉन्ड इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यहां पे डिस्क्राइब करते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर स्ट्रेंथन हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वो आप लोगों के पास इंक्रीज आ जाएगा। तो दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर और से देखिए स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से
कि यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा है, तो स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्ड की वजह से जो है ये बैरियम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइबर बैरियम के इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली होल्ड करते हैं, तो फिर उनको बॉइलिंग पॉइंट में सेपरेट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो आप देखिए ना 1850 बैरियम का, तो ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मीन मेटालिक बॉन्ड की वजह से बैरियम का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है, अगर ये तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है, यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2, और ये तो आप लोगों ने जनरली पढ़ा है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो जो है आप लोगों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, और इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रॉक्सीमेटली सेम है। बिल्कुल वही सेम सिचुएशन, यहाँ पे डी ऑर्बिटल फिल हो जाता है, तो ड्यू टू द फिल डी ऑर्बिटल की वजह से जो है उसके जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, वो शील्डिंग इफेक्ट जो है क्या करता है, न्यूक्लियर चार्ज की जो इफेक्ट है, उस शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग इफेक्ट है, डी ऑर्बिटल की फिलिंग की वजह से इन दोनों की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू सेम आ जाती है। तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंसी ऑफ द for the approximately equivalent electronegativity. So the fifth point ये है electronegativity. So the element having maximum electronegativity is beryllium. फिर उसके बाद मैग्नीशियम, यहाँ पे कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम have approximately same electronegativity while the barium have the least electronegativity. अच्छा, मैं यहाँ पे जो है एक और एलिमेंट को ज़हन में रखें, रेडियम को डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, और उसको रीजन ये है क्योंकि रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसमें एफ डी की बजाय पर एफ इलेक्ट्रॉन भी फिल हो जाते हैं। तो हम जो है यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। ये आप लोगों के पास सारे ट्रेंड्स हैं, आप लोगों ने प्लीज इनको ज़हन में रखना है, और ये ट्रेंड जो है इस तरह के ट्रेंड्स हैं कि यहाँ पे जो है आप लोगों ने आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बेस की वैल्यू को भी याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे, अगर आप लोग देखें मेल्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ये मैग्नीशियम के पॉइंट को ज़हन में रखें। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड को आप लोग ज़हन में रखें, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए जो ट्रेंड है ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। ये एक जनरल सा व्यू है और आप लोग प्लीज इसको ज़हन में रखें। बाकी जो है इसमें कोई इस तरह की टेक्निकल बात नहीं है, वही क्वेश्चन है जिसको हमने ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम एटॉमिक रेडियाई, एलिमेंट हैविंग लीस्ट एटॉमिक रेडियाई, एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल आप लोग फाइंड कर सकते हैं इसमें, एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट आप लोग फाइंड कर सकते हैं, एलिमेंट हैविंग लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट आप लोग इसमें फाइंड कर सकते हैं, एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आप लोग इस पे फाइंड कर सकते हैं, एलिमेंट हैविंग लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट ये भी आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अगर आप देखें तो एक जनरल व्यू है अबाउट द ग्रुप सेकंड एलिमेंट जो है, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है उनके बारे में जो है ये एक जनरल व्यू है। तो यहाँ पे जो है ये टेबल को मैं क्लोज करता हूँ, और ये वैल्यूज जो है आप लोगों ने प्लीज ज़हन में रखनी है, और इन जो है जितने भी आप लोगों के पास जो है ये ट्रेंड्स हैं, इन ट्रेंड्स को आप लोगों ने ज़हन में रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को आप डिस्कस करते हैं कि ग्रुप सेकंड एलिमेंट की केमिस्ट्री क्या है, इनकी रिएक्टिविटी को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि रिएक्टिविटी में क्या ट्रेंड्स हैं, वो भी जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करते हैं। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। सो केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज अगर आप लोग देखें, केमिकल प्रॉपर्टीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ पे हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक कैटेगरी जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे रिएक्टिविटी विद वाटर, एक कैटेगरी को यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्टिविटी को डिस्क्राइब करते हैं, दूसरा ऑक्सीजन के साथ डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो फिर हेलोजन के साथ भी इसकी डिस्क्रिप्शन करते हैं। लेकिन ये है कि केमिकल प्रॉपर्टी जो है ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट, हमने पहले डिस्कशन की है कि ग्रुप सेकंड एलिमेंट आर मोर रिएक्टिव और ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट आर मोर रिएक्टिव। तो आप लोगों के पास जो ट्रेंड होगा तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट आर मोर रिएक्टिव देन ग्रुप सेकंड एलिमेंट, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट आर मोर रिएक्टिव देन ग्रुप सेकंड एलिमेंट। तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट जो है ये मोर रिएक्टिव है, ग्रुप सेकंड एलिमेंट जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट को जो है आज हमने डिस्कशन करना है। तो द फर्स्ट वन रिएक्शन जो है विद वाटर, यहां पे वाटर के साथ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करते हैं। ये क्या है, वाटर के साथ जो है इनकी केमिकल बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप बेरिलियम को वाटर में डाल दें सो देयर इज नो रिएक्शन, अगर आप वाटर को स्टीम करें और बेरिलियम से पास करें देयर इज नो रिएक्शन, अगर आप बेरिलियम को रेड हॉट करें वाटर स्टीम के साथ ट्रीट करें देयर इज नो रिएक्शन। तो किसी भी हाल में जो है बेरिलियम जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। So the element that do not react with the water that is beryllium in group second. Group second में जो एलिमेंट है
and which do not chemically react with water, that is beryllium. beryllium जो है वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्शन नहीं करता, लेकिन रेस्ट ऑफ द एलिमेंट करते हैं. तो अगर आप लोग देखें ये वाटर है, and if you had to treat water with the magnesium metal, तो मैग्नीशियम मेटल के साथ अगर आप इसको ट्रीट करते हैं तो ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है, लेकिन स्लो रेट के साथ हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है कि वहां पे वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्लियर बन जाता है, मैग्नीशियम मेटल के जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के क्लियर बन जाता है. तो यहां पे जो है बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड का लेयरिंग हो जाती है, यहां पे लेयर बन जाता है, हमने इस पे डिस्कशन की है ऑलरेडी, लेयरिंग हो जाती है. एंड प्लस जो है अगर आप लोग देखें तो यहां पे हाइड्रोजन गैस जो है, क्योंकि ये मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, तो लेयर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है. फिर हमने ये डिस्कशन की है कि मैग्नीशियम को अगर आप हीट करें या इसको स्टीम करें और फिर इसके साथ ट्रीट करें तब ये बहुत वायलेंट हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करें. ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन की है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं और इन केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने ऑलरेडी जो है डिस्क्राइब किया हुआ. लेकिन अगर आप लोग देखें, अगर मैं कैल्शियम डाल दूं तो कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव, मोर वायलेंट होता है. तो यहां पे जो है अगर आप कोल्ड कंडीशन लेते हैं तो कैल्शियम इसमें डाल दे, कैल्शियम मेटल, तो कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव, और यह मोर रिएक्टिव होता है, मोर वायलेंट होता है, और यहां पे जो है यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ये हाईली रिएक्टिव है. मतलब मेरा ये है कि जब मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करता हूं अप टू बेरियम तक, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर क्या होती है, इंक्रीज होती है. तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज इन ग्रुप सेकंड एलिमेंट, द रिएक्टिविटी, तो जितना एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो ये मोर रिएक्टिव हो जाते हैं. इसी तरह स्ट्रोंशियम इज मोर रिएक्टिव, स्ट्रोंशियम इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर देन हाइड्रोजन, ये मोर वायलेंट होगा. तो मेरा मतलब यहां पे रिएक्टिविटी का जो ट्रेंड है, वो ये है कि बेरियम इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर देन द स्ट्रोंशियम इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर देन द कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन द बेरिलियम. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन ग्रुप सेकंड एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव, दैट इज बेरियम. And the element that is least reactive is beryllium. The beryllium is least reactive while barium is more reactive. So the element that is more reactive it is barium and the element that is least reactive is beryllium. तो beryllium सबसे least reactive, और यहाँ पे इनके हाइड्रोक्साइड जो है इनके बनते हैं, अगर आप इसको स्टीम से पास करते हैं तो ऑक्साइड बनते हैं, और अगर आप इसको जो है ट्रीट करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. So when the group second element they are treated with water, they produces जो है cold condition में they produces hydroxides by liberating hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड्स. So the general formula for the group second element hydroxide is MO, यह है यहाँ पे H2, तो यहाँ पे OH और यहाँ पे ये अगर आप लोग देखें तो ये इसके H2 होल्स यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करते हैं. So the element that is more reactive towards water is barium and the element that is least reactive towards water is beryllium. तो beryllium सबसे least reactive और barium जो है ये सबसे more reactive है. अच्छा, नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैं एक और रिएक्टिविटी को डिस्क्राइब करता हूँ, और वो रिएक्टिविटी अगर आप लोग देखें, वो रिएक्टिविटी क्या है कि द रिएक्टिविटी ऑफ द ग्रुप सेकंड एलिमेंट, ये ग्रुप सेकंड एलिमेंट टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ग्रुप सेकंड एलिमेंट और यहां पे ऑक्सीजन के साथ ग्रुप सेकंड एलिमेंट इन एलिमेंट विद ऑक्सीजन के साथ इनकी प्रॉपर्टीज को जो है डिस्क्राइब करते हैं. क्वेश्चन वही है जिसको हमने ऑलरेडी, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन आप लोगों को लिखे हैं और इन क्वेश्चन पे दोबारा सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस करें. आप लोगों को ये है, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन ये है कि इफ यू हैव टू ट्रीट इट विद द बेरिलियम, a strong layer of beryllium oxide बन जाएगा. strong layer of beryllium oxide, layering of beryllium oxide जो है यहाँ पे होता है, and you will get beryllium oxide. यहाँ पे beryllium oxide layering यहाँ पे होती है. यहाँ पे क्या है, beryllium oxide की layering होती है. ओके, अगर आप मैग्नीशियम को एक्सपोज करते तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू बेरिलियम. तो अगर हम यहाँ पे बेरिलियम के बाद यहाँ पे मैग्नीशियम की तरफ आते हैं तो मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और यहाँ पे भी लेयरिंग होती है, लेकिन ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा जल्दी होता है. यहाँ पे रेट ऑफ लेयरिंग ज्यादा होता है,
यहाँ पे रेट ऑफ लेयरिंग स्लो रेट के साथ लेयरिंग होती है और यहाँ पे जो है फास्ट तेजी के साथ जो है लेयरिंग होता है। अगर आप कैल्शियम को एक्सपोज करते हैं तो कैल्शियम बर्न होता है एंड यू विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसकी बर्निंग शुरू हो जाती है। ये क्या है? बर्निंग होता है कैल्शियम ऑक्साइड। नो ऑल ऑफ दीज आर द क्या है, ये सब के सब अगर आप लोग देखें ये सब के सब जो है यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है? नॉर्मल ऑक्साइड। देयर इज नो peroxide, there is no superoxide. The same situation with the strontium. Strontium is also more reactive towards oxygen. और यहाँ पे अगर आप लोग देखें यहाँ पे ये बेरियम है एंड बेरियम ऑक्साइड भी आप लोगों के पास यहाँ पे बनते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग ये बर्न होते हैं, रिएक्टिविटी का जो ट्रेंड है बिल्कुल यही है कि ये वाटर के साथ अगर मैं इसको ट्रेंड को डिस्क्राइब करता हूँ, अगर मैं ऑक्सीजन के साथ ट्रेंड करता हूँ तो बेरियम इज मोर रिएक्टिव देन स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन बेरिलियम। बिल्कुल आप लोगों के पास ये ऑर्डर फॉलो हो रहा है, लेकिन ये है कि यहाँ पे आप लोगों के पास जो है कोई सब के सब नॉर्मल ऑक्साइड प्रोड्यूस करे, तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट मोस्टली जो है ये नॉर्मल ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। सो यहाँ पे जो है इनकी टेंडेंसी ये नहीं है कि रूम टेम्परेचर पे जो है अगर आप इसको एक्सपोज करते हैं तो दे विल एक्सपोज पेरोक्साइड, यहाँ पे पेरोक्साइड ये प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये नॉर्मल ऑक्साइड जो है ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के लिए जो नॉर्मल ऑक्साइड है, तो नॉर्मल ऑक्साइड जो है अगर आप लोग देखें तो इस ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की जो है यहां से इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो आप लोगों ने प्लीज इस पॉइंट को ज़हन में रखना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, द एलिमेंट दैट इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, कौन सा जो है मोर रिएक्टिव है, कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है, कौन सा मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन है, कौन सा लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन है, इनको ज़हन में आप लोगों ने रखना है। तो ये टुवर्ड्स है। अगर मैं क्या करता हूं, ग्रुप सेकंड एलिमेंट में दो एलिमेंट्स हैं, एक अगर आप लोग गौर से देखें तो यहां पे एक एलिमेंट है और वो ये है कि स्ट्रॉन्शियम है और एक बेरियम है। इफ यू हैव टू एक्सपोज विद द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, अगर आप इसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ एक्सपोज करते हैं और इसको हीट करते हैं, इनको क्या करते हैं? हीट करते हैं, इनकी हीटिंग करते हैं, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम की हीटिंग करते हैं। इफ दे आर एक्सपोज एंड हीटेड, और इनको हीट करते हैं, सो दे आर कन्वर्टेड इनटू पेरोक्साइड। ये पेरोक्साइड का फार्मूला है। मैं आपको समझाता हूं कि ग्रुप सेकंड एलिमेंट के जो एलिमेंट्स हैं तो उनके पेरोक्साइड्स का फार्मूला, जनरल फार्मूला, और यहां पे जो है ये बेरियम अगर आप लोग देखें तो पेरोक्साइड है, तो ये पेरोक्साइड का फार्मूला है। और आप लोग प्लीज देखिए ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स के लिए, ग्रुप सेकंड एलिमेंट इनके लिए जो नॉर्मल ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड, तो इनका जो फार्मूला है वो MO है। MO is a general formula for the group second element. MO is a general formula for the जो है, और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जो है पेरोक्साइड के लिए जो पेरोक्साइड है तो इनके लिए जो जनरल फार्मूला है वो MO2 है। देयर इज नो सुपर ऑक्साइड, इनके सुपर ऑक्साइड नहीं बनते। ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स हैं इनके सुपर ऑक्साइड नहीं बनते क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। और यहां पे जो है तो बेरियम ऑक्साइड। सो नेक्स्ट ही अगर आप लोग देखें तो हमने ऑक्साइड्स के साथ इनको डिस्कस कर लिया कि द एलिमेंट व्हिच प्रोड्यूसेस पेरोक्साइड बाय हीटिंग, हमने क्या करना है? हीट करना है ग्रुप सेकंड एलिमेंट के, और इसमें जो है सिर्फ स्ट्रॉन्शियम और बेरियम है। ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि हीटिंग के साथ जो है क्या प्रोड्यूस करते हैं? पेरोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, तो इसके बाद जो है यहां पे हम नाइट्राइड्स की तरफ आते हैं। नाइट्राइड्स ऑफ द ग्रुप सेकंड एलिमेंट, इनकी केमिस्ट्री को जो है डिस्क्राइब करते हैं। ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स के जो नाइट्राइड्स होते हैं तो इसमें इफ द बेरिलियम इज एक्सपोज टू नाइट्रोजन, अगर हम नाइट्रोजन के साथ इसको एक्सपोज करते हैं तो यू विल गेट बेरिलियम नाइट्राइड। ये नाइट्राइड है, RIDE, राइट। तो जनरल फार्मूला क्या है इसके लिए? Be3N2। तो अगर आप जनरल फार्मूला में इसको लिख देता हूं तो द जनरल फार्मूला फॉर द ग्रुप सेकंड एलिमेंट नाइट्राइड इज M3N2। ये एक जनरल फार्मूला है। द जनरल फार्मूला ये मेटल है और ये जो है नाइट्रोजन नाइट्राइड फॉर्म में है, तो बेरिलियम नाइट्राइड। नो दिस बेरिलियम नाइट्राइड इज कोवेलेंट इन नेचर। ये क्या है? कोवेलेंट इन नेचर है, कोवेलेंट इन नेचर, ये कोवेलेंट इन नेचर है। While ये यहाँ पे मैग्नीशियम इफ दे कंबाइन विद नाइट्रोजन, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, ये जितने भी नाइट्राइड्स है ये नाइट्राइड्स आयनिक इन नेचर है, आयनिक इन नेचर। अच्छा देखें, बेरिलियम का साइज स्मॉल है, इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इसका पोलराइजिंग पावर जो है ये ज्यादा है, तो ये नाइट्राइड्स को डिस्टॉर्ट करता है
और पोलराइजिंग पावर जिस आयन केटायन का ज्यादा होता है तो वो मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर लेके आते हैं। पोलराइजिंग पावर इंक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज। सो द कोवेलेंट नेचर जो है, यहाँ पे जो कोवेलेंट इन नेचर है, ये कोवेलेंट नेचर इसमें प्रेजेंट है, दिस इज ड्यू टू द मोर पोलराइजिंग पावर। तो सिंस बेरिलियम केटायन स्मॉल साइज का है, इसका पोलराइजिंग पावर जो है ये ज्यादा है, इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है। दैट्स व्हाई ये जो है इसका जो नाइट्राइड्स होगा, ये नाइट्राइड कोवेलेंट इन नेचर है। ये नाइट्राइड क्या है? कोवेलेंट इन नेचर। So the nitride of the beryllium is covalent in nature, while the rest of the element जो nitrides है they are ionic in nature। तो ये स्टेटमेंट याद रखें कि nitrides of the beryllium, the element which produces covalent nitride is beryllium. The element which produces the ionic nitrides, so the rest of the element magnesium nitride, calcium nitride, rubidium nitride, strontium nitride। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के बेरियम नाइट्राइड और स्ट्रोंशियम नाइट्राइड, ये जो जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं ये सब के सब जो नाइट्राइड्स हैं ये आयनिक इन नेचर है। नो, दे आर आयनिक इन नेचर, दे हैव लो चार्ज डेंसिटी, दे हैव लो चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी लो होने की वजह से जो है इनका पोलराइजिंग इफेक्ट पावर कम होगा। तो जब पोलराइजिंग पावर कम होगा तो यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो प्लीज आप लोगों ने जहन में रखते हैं कि आयनिक कैरेक्टर जो है ग्रुप सेकंड में जो नाइट्राइड्स है टॉप वाला कोवेलेंट है, और आयनिक कैरेक्टर जो है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है ये इंक्रीज होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो एक अनदर पॉइंट है, और वो यहां पे डिस्क्राइब करते हैं कि ग्रुप सेकंड एलिमेंट की जो केमिस्ट्री है, अब यहां पे केमिस्ट्री से निकलते हैं और इनके हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी की कंपैरिजन करते हैं। ये हाइड्रोक्साइड, अब ये हाइड्रोक्साइड है ग्रुप सेकंड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP, इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। Now this concept ये फिजिकल है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, और ये पॉइंट याद रखें ये इसकी सॉल्युबिलिटी को डिस्क्राइब करता है। स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट, जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं तो उनके लिए जो है ये डिस्क्राइब करते हैं। तो KSP बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की 1.6 × 10⁻²⁻26 है, बहुत लो है। और यहाँ पे ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की 8.6 × 10⁻12 है, ये ज्यादा है। और अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये वैल्यू और भी ज्यादा है, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू और ज्यादा हो जाती है, ये 1.3, ये 3.2, और यहाँ पे ये बेरियम हाइड्रोक्साइड 5.4 × 10⁻⁻, सबसे मोर सॉल्युबल, जिसकी KSP वैल्यू ज्यादा। KSP वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट, सॉल्युबिलिटी की डायरेक्टली, जिसकी KSP वैल्यू ज्यादा इट मींस वो साल्ट मोर सॉल्युबल है। तो इस सबसे ज्यादा बेरियम हाइड्रोक्साइड, सबसे ज्यादा KSP वैल्यू किसकी है? बेरियम हाइड्रोक्साइड की, और सबसे लीस्ट किसकी है? वो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की। तो सबसे लीस्ट बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की और सबसे मैक्सिमम जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास किसकी है? ये KSP वैल्यू जो है। तो हम यहाँ पे इसके जो ट्रेंड है, तो सॉल्युबिलिटी का जो ट्रेंड है अगर आप लोग देखें तो वो हम यहाँ पे इस तरह डिस्क्राइब करते हैं, ट्रेंड फॉर द सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का जो ट्रेंड है, सॉल्युबिलिटी ट्रेंड, ये पॉइंट ज़हन में रखें, बेरियम हाइड्रोक्साइड is more barium, not beryllium, barium is more soluble than the strontium hydroxide. Strontium hydroxide is more soluble than the calcium hydroxide. Calcium hydroxide is more soluble than the magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide is more soluble than the beryllium hydroxides. So the type of hydroxide having least KSP value is least soluble. The beryllium hydroxide is least soluble while barium hydroxide is more soluble. So which of the following hydroxide of the group first or group second are more soluble? That is barium. And which of the following is least soluble? It is beryllium. तो beryllium is least soluble और ये इनका ट्रेंड है। तो barium hydroxide, strontium hydroxide, फिर calcium hydroxide, magnesium hydroxide और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास beryllium hydroxide जो है इसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी, अच्छा यहाँ पे है क्या? लेटेस्ट एनर्जी। अगर आप लोग देखें बेरिलियम स्मॉल साइज का है, स्मॉल साइज केटाइन, हाइड्रोक्साइड भी स्मॉल साइज के, हाइड्रोक्साइड क्या है? ये भी स्मॉल साइज के, एक दूसरे को स्ट्रांगली होल्ड करता है। बेरियम, अगर हम यहाँ पे ये बेरिलियम है और यहाँ पे ये हाइड्रोक्साइड, लेट्स सपोज इसको एक्सप्रेस कर, और ये बेरियम है, अगर आप देखें तो ये बिगर साइज की चार्ज डेंसिटी कम, और हाइड्रोक्साइड वही स्मॉल साइज का है, बिगर स्मॉल, बिग स्मॉल स्मॉल, एक दूसरे को स्ट्रांगली होल्ड करते हैं,
इनको सेपरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और इनको सेपरेट करना आसान होता है। तो इसलिए बेरियम, बिगर कैटायन, स्मॉल एनाइन, इनको सेपरेट करने के लिए वाटर को जो है इतनी ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, इस वाटर को इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। तो वाटर कैन इजीली डिटैच फ्रॉम द लेटेस्ट साइड फ्रॉम द बेरियम हाइड्रोक्साइड से, लेकिन बेरिलियम से डिटैच करना उसके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि ये स्ट्रांग, यहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी क्या है, ये ज्यादा है। तो अगर आप लोग देखें बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ये अगर आप लोग देखें तो इसके लिए जो ट्रेंड है तो ये KSP के लिए। अच्छा, एक दूसरा जो है यहाँ पे हाइड्रोक्साइड की जगह अब एक और पॉइंट को KSP वैल्यू से डिस्क्राइब करते हैं, बल्कि मेरे ख्याल में KSP की जरूरत ही नहीं है उसके लिए, बस हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं ग्रुप सेकंड एलिमेंट के जो सल्फेट्स हैं, सल्फेट्स, ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स के जो कार्बोनेट्स है, कार्बोनेट्स, ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स के जो कार्बोनेट्स है। तो प्लीज आप लोग अपने साथ ये पॉइंट याद रखें कि बेरिलियम कार्बोनेट इज मोर सॉल्युबल, बेरिलियम कार्बोनेट इज मोर सॉल्युबल देन द मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट इज मोर सॉल्युबल देन द कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट ऑफ द कैल्शियम एंड जो है रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो है स्ट्रोंशियम कार्बोनेट्स हैं। और यहां पे अगर आप लोग देखें बेरियम कार्बोनेट, दे आर कंप्लीटली इनसॉल्युबल, ये तो क्या होते हैं, ये बिल्कुल इनसॉल्युबल होते हैं, नो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये बिल्कुल इनसॉल्युबल होते हैं। अच्छा, अब टॉप वाले मोर सॉल्युबल, यहां पे बेरिलियम कार्बोनेट इज मोर सॉल्युबल और ये बिल्कुल इनसॉल्युबल होते हैं, बेरियम कार्बोनेट इज कंप्लीटली इनसॉल्युबल, ये बिल्कुल इनसॉल्युबल है। इसी तरह बेरिलियम सल्फेट इज मोर सॉल्युबल देन द मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट इज मोर सॉल्युबल देन द कैल्शियम सल्फेट, while जो है रेस्ट ऑफ जो है स्ट्रोंशियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट दे आर इनसॉल्युबल, ये बिल्कुल इनसॉल्युबल हो जाते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये बिल्कुल इनसॉल्युबल रहते हैं वाटर में, तो दे आर कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो यहां पे जो है आप लोग देखिए हाइड्रोक्साइड में टॉप वाला इनसॉल्युबल, बॉटम वाले मोर सॉल्युबल, और यहां पे कार्बोनेट और सल्फेट पे जो है टॉप वाले मोर सॉल्युबल, बॉटम वाले इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये जो है अब यहां पे होता क्या है, बेरिलियम स्मॉल साइज का है और कार्बोनेट और सल्फेट जो है ये बिगर साइज के हैं, ये कार्बोनेट जो है बिगर साइज का, सल्फेट बिगर साइज का। और यहां पे जो है अगर आप बेरियम सल्फेट को देखें तो बेरियम ये बेरिलियम है और यहां पे जो है ये कार्बोनेट, या आप लोगों के पास क्या है, ये जो है सल्फेट, इनमें से जो भी हो, अगर आप इनकी कंपैरिजन करें तो यहां पे, और यहां पे जो है बेरियम का भी बिगर साइज और सल्फेट आयन का भी बिगर साइज और कार्बोनेट आयन का भी बिगर साइज। अब ये बेरियम है और यहां पे ये सल्फेट या कार्बोनेट्स हैं, ये एनायन भी बिगर साइज, कैटायन भी बिगर साइज। अब इनको से तो दोनों स्मॉल को सेपरेट करना मुश्किल, दो बिगर को सेपरेट करना मुश्किल, एक स्मॉल एक बिगर, और यहां पे एक बिगर एक स्मॉल, इनको सेपरेट करना आसान होता है। तो यहां पे बॉटम वाला बिगर स्मॉल है तो इनको सेपरेट करना, और यहां पे टॉप वाला बिगर स्मॉल है तो इनको सेपरेट करना आसान होता है। तो ये मोर सॉल्युबल, ये लीस्ट सॉल्युबल, ये लीस्ट सॉल्युबल। तो आप लोग देखें ना कि यहां पे ये इनसॉल्युबल, मतलब ये बहुत ही लो सॉल्युबिलिटी है, बहुत ही लो सॉल्युबिलिटी, और यहां पे अगर आप लोग देखें तो ये इनसॉल्युबल, ये सॉल्युबल, और ये जो है अगर आप देखें तो यहां पे ये सॉल्युबल है। तो अगर आप लोग देखें तो यहां पे सल्फेट और कार्बोनेट्स में, तो सल्फेट्स जो है कार्बोनेट बेरियम के मोर सॉल्युबल, बेरियम के लीस्ट सॉल्युबल, बेरिलियम के जो है मोर सॉल्युबल, और हाइड्रोक्साइड बेरियम के मोर सॉल्युबल और बेरिलियम के जो है वो आप लोगों के पास क्या है, लीस्ट सॉल्युबल है। तो ये एक जनरल ट्रेंड है सॉल्युबिलिटी के लिए, और आप लोगों ने प्लीज इसको ज़हन में रखना है। कार्बोनेट्स विच आर मोर सॉल्युबल बेरिलियम, सल्फेट विच आर मोर सॉल्युबल बेरिलियम, सल्फेट्स विच आर इनसॉल्युबल कैल्शियम, मैग्नीशियम और कार्बोनेट, ये जो है क्या होते हैं, यहाँ पे जो है कार्बोनेट जो है ये बिल्कुल इनसॉल्युबल होते हैं, सल्फेट जो होते हैं ये स्ट्रोंशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट बिल्कुल इनसॉल्युबल हो जाते हैं, ये बिल्कुल क्या है, इनसॉल्युबल है, और दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये भी एक जनरल ट्रेंड है कि solubility of the sulfate from top to bottom decreases, carbonates from top to bottom decreases, but hydroxide from top to bottom increase। ये top to bottom क्या होती है, ये increase होती है। तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी आप लोग ज़हन में रखें। नो नेक्स्ट जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी की तरफ आते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब करते हैं। सो यहाँ पे जो है उस थर्मल स्टेबिलिटी को अगर आप लोग देखें तो ग्रुप सेकंड एलिमेंट के जो कार्बोनेट्स हैं और सल्फेट्स है तो उनकी थर्मल स्टेबिलिटी, कार्बोनेट्स, बेरिलियम कार्बोनेट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो टेम्परेचर पे डिकम्पोज होता है। अगर आप लोग देखें मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है 540 पे,
तो ये थर्मली मोर स्टेबल, ये थर्मली, यहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है तो ये थर्मली मोर स्टेबल है। ये उससे भी ज्यादा थर्मली मोर स्टेबल, ये उससे भी ज्यादा हो गया। सबसे थर्मली मोर स्टेबल जो है वो बेरियम कार्बोनेट है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल? इज बेरियम। बेरियम कार्बोनेट इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल देन द स्ट्रोंशियम कार्बोनेट। Strontium carbonate is thermodynamically more stable than the calcium carbonate. Calcium carbonate is thermodynamically more stable than the magnesium carbonate. Magnesium carbonate is thermodynamically more stable than the beryllium. So सबसे जो unstable carbonates है वो beryllium के। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट स्टूडेंट अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये solubility और stability जो है इनका इन्वर्स, बिल्कुल ठीक है वो है, लेकिन solubility एक फिजिकल फिनोमेना है और यहां पे जो है ये जो कार्बोनेट्स के डिकम्पोजिशन टेम्परेचर है ये केमिकल चेंजेस हैं। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, ना उसको मिक्सअप करें। स्टेबिलिटी को जो है सॉल्युबिलिटी के साथ मिक्सअप ना करें। स्टेबिलिटी एक केमिकल चेंज है, केमिकल प्रोसेस है, और सॉल्युबिलिटी एक फिजिकल फिनोमेना है। तो आप इन दोनों को मिक्सअप ना करें। बेरियम कार्बोनेट इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल। तो थर्मल स्टेबिलिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप फर्स्ट जो है, ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स, जिस तरह हमने ग्रुप फर्स्ट में डिस्कस किया था, ग्रुप सेकंड में भी बिल्कुल यही सिचुएशन है कि थर्मल स्टेबिलिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है इन कार्बोनेट्स एंड सल्फेट जो है ये इंक्रीज होती है। तो बेरियम कार्बोनेट इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल और बेरिलियम कार्बोनेट इज थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल। द रीजन इज, अगर आपको याद हो उस लेक्चर में मैंने बताया था कि बेरिलियम इज मोर, क्या है यहाँ पे इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, दे हैव मोर पोलराइजिंग पावर। जितना पोलराइजिंग पावर ये ज्यादा होगा, इट विल कॉजेस डिस्टॉर्शन, ये ज्यादा से ज्यादा डिस्टॉर्शन काज करेगा और यहां पे जो है ये मैक्सिमम जो है क्या करेगा, इसको जो है डिस्टेबलाइज करेगा। तो लिस्ट टेंपरेचर पे ये डिकम्पोज होगा। अगर आप लोग देखें, ये ग्रुप फर्स्ट है, लिथियम कार्बोनेट है और यहां पे जो है ये बेरिलियम कार्बोनेट है। अगर मैं लिथियम कार्बोनेट और बेरिलियम कार्बोनेट की कंपैरिजन करता हूं तो लिथियम कार्बोनेट इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल देन द बेरिलियम। ये ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के कार्बोनेट, ये ग्रुप सेकंड एलिमेंट के कार्बोनेट है। तो इट मींस ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के जो कार्बोनेट्स होते हैं ग्रुप सेकंड, क्यों? क्योंकि यहां पे +1 चार्ज, यहां पे +2 चार्ज। इट्स अ चार्ज डेंसिटी बेरिलियम की ज्यादा और लिथियम की चार्ज डेंसिटी कम है। तो इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा, इसका पोलराइजिंग पावर कम है। तो जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा उसकी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी क्या होगी, वो लीस्ट होगी, और जिसके पोलराइजिंग पावर लीस्ट होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी जो है सबसे ज्यादा होगी। तो आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है कि ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के जो कार्बोनेट्स होते हैं उनकी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ज्यादा और ग्रुप सेकंड एलिमेंट जो होते हैं इनकी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी जो है वो लीस्ट होती है। तो ये थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी फॉर द कार्बोनेट्स है। तो जितना फ्रॉम टॉप टू बॉटम में मूव करता हूं, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट एंड सल्फेट, यहां पे जो है सल्फेट आयन। तो अगर आप लोग देखें तो मैं यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं बेरियम सल्फेट इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल, बेरियम सल्फेट, then the strontium sulfate is thermodynamically more stable, then the calcium sulfate is thermodynamically more stable than the magnesium sulfate is thermodynamically more stable than the beryllium. So the type of sulfate which is thermodynamically unstable is beryllium sulfate, and the type of sulfate which is thermodynamically more stable is barium sulfate. तो बेरियम सल्फेट इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल व्हाइल बेरिलियम सल्फेट इज थर्मोडायनामिकली जो है ये क्या है, ये लीस्ट स्टेबल है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट्स आर थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट आर थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट इज थर्मोडायनामिकली स्टेबल। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की जो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें इनके जो सल्फेट्स होते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिथियम सल्फेट और यहां पे जो है ये बेरिलियम सल्फेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के सल्फेट्स आर मोर स्टेबल देन द ग्रुप सेकंड एलिमेंट सल्फेट। तो ये ग्रुप सेकंड एलिमेंट के सल्फेट्स जो है मोर स्टेबल होते हैं। तो यहां पे ये अगर आप लोग देखें सेकंड पॉइंट ये हो गया। द थर्ड पॉइंट मैं यहां पे लिखता हूं, एक और ट्रेंड को डिस्क्राइब करता हूं, वो ये है कि ग्रुप जो है ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स के जो नाइट्रेट्स है, नाइट्रेट्स, तो यहां पे जो है Barium nitrate is thermodynamically more stable than the strontium nitrate, और ये more stable है than the calcium nitrate, और ये उससे भी more stable है the magnesium nitrate. Magnesium nitrate is thermodynamically more stable than the beryllium nitrate. तो सबसे जो thermodynamically unstable है वो beryllium nitrate है। So the element nitrate which are thermodynamically stable is barium in group second.
and the unstable is beryllium nitrate. Beryllium nitrate is thermodynamically highly unstable है, तो ये unstable होते हैं और ये आप लोगों के पास। तो conclusion क्या है? Conclusion ये है कि the nitrates की thermal stability from top to bottom increase, sulfates की thermodynamic stability from top to bottom increase, carbonates की thermodynamic stability from top to bottom increase। तो bottom वाले more thermodynamically stable, top वाले unstable। अच्छा, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स के जो आप लोगों के पास क्या है, लेट्स सपोज ये लिथियम नाइट्रेट है, लिथियम नाइट्रेट इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल देन द बेरिलियम नाइट्रेट। तो बेरिलियम नाइट्रेट से जो है अगर आप लोग देखें तो ये इससे थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल है। बेरिलियम डबल पॉजिटिव चार्ज, यहां पे +1 चार्ज, तो +1 चार्ज हैव लो जो है यहां पे लो पोलराइजिंग पावर, व्हाइल +2 हैव मोर पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होता है, थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो आप लोगों के पास जो है इंक्रीज होती है। तो पोलराइजिंग पावर इज मैक्सिमम, जितना पोलराइजिंग पावर जो है मैक्सिमम होगा, थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। देयर इज अ थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो आप लोगों के पास कम से कम होगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी, वो कम। देयर इज अ इनवर्स रिलेशन। पोलराइजिंग पावर ऑफ आर द आयन जो है जितना इंक्रीज होता है, थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो आप लोगों के पास डिक्रीज की तरफ मूव करेगा। तो ये अगर आप लोग देखें तो जनरल जो है इसके स्केचेस हैं और इनको भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है, ठीक है। ये ग्रुप सेकंड एलिमेंट की केमिस्ट्री है। ग्रुप सेकंड एलिमेंट की केमिस्ट्री में जो है ये जनरल कंसेप्ट्स हैं और इन कंसेप्ट्स को आप लोगों ने प्लीज ज़हन में रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सो नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो ये केमिस्ट्री ट्रेंड फॉर द कार्बोनेट्स नाइट्रेट जो है इनकी स्टेबिलिटी की तरफ जो हमने अभी डिस्कशन की है, और वो ये है कि अगर हम क्या करते हैं, कार्बोनेट्स को थर्मली डिकम्पोज करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं। सेकंड जो है अगर हम नाइट्रेट्स को हीट करते हैं और फिर इसके बाद इनकी कंक्लूजन भी ड्रा करते हैं। अगर आप लोग देखें ये एक्स नहीं है, एक्स ये एक्चुअली जो है अगर आप लोग देखें हर जगह पे उन्होंने एक्स यूज किया है, लेकिन एक्चुअली ग्रुप सेकंड के लिए अगर मैं एक जनरल फार्मूला लिखूं तो ये मेटल एक्स होगा, मेटल कार्बोनेट, क्योंकि ये मेटल्स है तो मेटल कार्बोनेट्स, और ये MO होगा, MO यहां पे इन्होंने इस तरह लिखा है, XO लिखा है, और यहां पे ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये गैसियस स्टेट में होगा। तो खैर, लेकिन जनरल क्या है कि इफ द सेकंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट के कार्बोनेट इफ दे आर हीटेड, स्ट्रॉन्ग हीटिंग इसकी करते हैं तो दे डिकम्पोज, ये डिकम्पोज होते हैं बाय लिबरेटिंग कार्बोनेट, बाय लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यहां पे ये मेटल ऑक्साइड, ये क्या है, मेटल ऑक्साइड, नो इट्स अ मेटल ऑक्साइड। तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, मेटल ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। सो व्हेन मेटल कार्बोनेट ऑफ द ग्रुप सेकंड इज हीटेड इट प्रोड्यूसेस मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लिबरेटेड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कलरलेस गैस है, a colorless gas of carbon dioxide, colorless gas of carbon dioxide, colorless gas of carbon dioxide जो है ये क्या होता है, यहाँ पे जो है ये रिलीज करता है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, ये जो है यहाँ पे एक्स है, फिर मैं रिप्रेजेंट करता हूं कि ये मेटल नाइट्रेट है, प्लीज आप जनरल फार्मूला इस तरह एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन बुक पे उन्होंने एक्स लिखा है, और यहाँ पे जो है ये 2 मेटल ऑक्साइड along with the nitrogen dioxide, now it is a brown gas, ये ब्राउन गैस है, ठीक है, ये ब्राउन गैस और ब्राउन कलर गैस, और यहाँ पे कलरलेस गैस ऑक्सीजन गैस, तो दो गैसेस है, तो ये 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। ये 2 प्रोडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, कार्बोनेट्स आर थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल और नाइट्रेट्स आर थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल। तो जो ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है वो थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है। तो कंक्लूजन ये हुआ कि जनरल जो है ट्रेंड ये है कि मेटल कार्बोनेट आर थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल देन द मेटल नाइट्रेट। मेटल नाइट्रेट से जो है ये थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल होते हैं। तो मेटल कार्बोनेट्स आर थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल देन द मेटल नाइट्रेट्स। और यहां पे ब्राउन कलर गैस कैन बी लिबरेटेड बाय मेटल नाइट्रेट। A colorless gas of oxygen is liberated by the metal nitrate, and a colorless gas, a carbon dioxide, is liberated by metal carbonate. तो metal carbonate colorless gas produce करते हैं, और यहाँ पे जो है it produces 2 type of product carbonates, while nitrate produces 3 types of product. ये 3 types of product produce करता है, ठीक है। तो आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है, which of the following carbonates are thermodynamically more stable? What are the products of the carbonates when they are heated? कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो प्रोडक्ट्स क्या है, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द कार्बोनेट्स। ये 2 प्रोडक्ट्स है कार्बोनेट्स के, और ये 3 प्रोडक्ट्स है नाइट्रेट्स के। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं इसके। तो आप लोगों ने प्लीज इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है।
और ये जो है एक जनरस जो है स्केच है कि मेटल कार्बोनेट आर थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल देन मेटल नाइट्रेट्स। ओके, नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे बेरिलियम आप लोगों के कोर्स में है। दूसरा पॉइंट हाउ द बेरिलियम डिफर, बेरिलियम के जो बिहेवियर्स है ये किस तरह फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट की केमिस्ट्री से इनके बिहेवियर जो है ये डिफरेंट है। तो हाउ बेरिलियम डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप सेकंड एलिमेंट। सो द फर्स्ट पॉइंट पर वही बात है कि स्मॉल साइज मोर चार्ज डेंसिटी की वजह से जो है इसकी बिहेवियर, और ये सेमी मेटल है। ग्रुप सेकंड में बेरिलियम जो है ये सेमी मेटल है, व्हाइल द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो है ये मेटल मेटालिक इन नेचर है। सो पहला पॉइंट ये है कि इट्स अ लीस्ट रिएक्टिव, लो रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन। हमने इससे पहले डिस्कशन की है कि बेरिलियम इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की तरफ जो है लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो लो रिएक्टिविटी, व्हाइल द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो है वायलेंट रिएक्ट करते हैं, वो तेजी के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन बेरिलियम जो है इस फैमिली में सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। द नेक्स्ट जो है इट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर में बिल्कुल एक्सप्लोड ही नहीं होता, किसी भी हाल में वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ग्रुप सेकंड में कौन सा एलिमेंट है जो वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, वो बेरिलियम है। व्हाइल द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट रिएक्ट विद वाटर, जितने भी अदर एलिमेंट्स है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन बेरिलियम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करता। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, दैट इज बेरिलियम। इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान में रखें। ऑक्साइड्स ऑफ द ग्रुप सेकंड, oxides, chlorides of the group second, nitrides of the group second, nitrates of the group second, sulfate of the group second are ionic except beryllium के। Oxide, nitride, sulfide, chloride और beryllium are covalent in nature, ये covalent होते हैं, while the rest of the elements के जो oxides होते हैं, chlorides होते हैं, sulfides होते हैं और nitrates होते हैं, वो सब के सब ionic in nature होते हैं। So all of them are ionic in nature, वो सब के सब ionic है, और ये जो है अगर आप लोग देखें तो ये कोवेलेंट इन नेचर जो है डिस्क्राइब होते हैं। द साल्ट ऑफ बेरिलियम जो है, अच्छा जितने भी अदर ग्रुप्स के जो मतलब ये कि कैल्शियम है तो वो उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर फ्लेम है, मैग्नीशियम का अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर फ्लेम है, और हर एक एलिमेंट्स के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक कलर फ्लेम है। लेकिन बेरिलियम के साल्ट जो होते हैं दे डू नॉट इम्पार्ट कलर, ये बिल्कुल कलर इम्पार्ट नहीं करते। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन ग्रुप सेकंड एलिमेंट, ये है ग्रुप सेकंड एलिमेंट के जो साल्ट है वो बिल्कुल कलर इंपार्ट नहीं करता, वो बेरिलियम है। तो बेरिलियम का कोई डू नॉट इंपार्ट एनी कलर, ये बिल्कुल कोई कलर इंपार्ट नहीं करता, बिल्कुल इसके फ्लेम पे कलर नहीं होता। ठीक है, ओके। बेरिलियम जो है ऑक्साइड्स, इस ग्रुप में जो है सिर्फ बेरिलियम के जो ऑक्साइड है दे आर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। व्हाइल द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट के जो ऑक्साइड्स है दे डिसॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं, और ये जो है बेरिलियम के जो ऑक्साइड है ये इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में बिल्कुल इनसॉल्युबल होते हैं। स्मॉल साइज, मोर स्टार डेंसिटी, मोर पोलराइजिंग पावर, मोर कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक, तो ये ऑक्सीजन को स्ट्रांगली होल्ड करता है, दैट्स व्हाई इट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर में जो है किसी भी हाल में डिसॉल्व नहीं होता। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये इनके लिए जनरल जो है क्या है, ये इनके लिए जनरल स्केच है। और बेरिलियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, इस फैमिली में जो है ये एम्फोटेरिक इन नेचर है, व्हाइल द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। तो बेरिलियम ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर, व्हाइल द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑक्साइड आर जो है प्लीज ध्यान में रखें वो आप लोगों के पास क्या है, तो दे आर बेसिक इन नेचर, वो बेसिक इन और ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। तो बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑक्साइड आर, प्लीज ध्यान में रखें इसको। ओके, सो नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेरिलियम आर आल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर। हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेरिलियम आर आल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर, ये क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर है। तो लेट सपोज अगर हम ये बेरिलियम है और ये इसके हाइड्रोक्साइड्स हैं, एंड इफ इट इज ट्रीटेड विद द, अगर मैं इसको ट्रीट करता हूं विद HCl, अगर मैं इसको HCl, ये एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये बेस यहां पे काम करता है। एंड इफ इट रिएक्ट तो इट प्रोड्यूसेस बेरिलियम क्लोराइड विद वाटर, द रिएक्शन इज एसिड बेस रिएक्शन। ये क्या है, एसिड बेस रिएक्शन है। रिएक्शन ये बेस और ये एसिड का काम करता है। तो HCl जो है तो यहां पे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एक्ट एज अ बेस, ये हाइड्रोक्साइड देता है बेरिलियम क्लोराइड। नो, ये जो साल्ट बनता है ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉम्बिनेशन से, दिस साल्ट इज एसिडिक साल्ट, ये एसिडिक साल्ट होता है। एसिडिक साल्ट वो साल्ट होते हैं जिसको अगर आप वाटर में डालें तो वो pH को 7 से बिलो रखते हैं, तो pH 7 से बिलो यहां पे आ जाता है। द थर्ड पॉइंट अगर आप लोग देखें तो इफ द बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, इफ द बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज ट्रीटेड विद सोडियम
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर मैं इसको ट्रीट करता हूं तो यहाँ पे जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो ये Na2 बेरिलियम टेट्राहाइड्रो ऑक्साइड ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये क्या है, दिस कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है। तो ये बेस है, यहाँ पे ये बेस स्ट्रॉन्ग बेस है और यहाँ पे इट एक्ट इज एन एसिड, ये इज एन एसिड काम करता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये बेसिक कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो होगा बेसिक इन नेचर होगा, बेसिक इन नेचर से इसको डिस्क्राइब करेंगे। Now it is described as basic in nature. So the hydroxides of the beryllium जो है अगर आप लोग देखें एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेरिलियम और एम्फोटेरिक, ये क्या है, एम्फोटेरिक in नेचर है, इसको एम्फोटेरिक से डिस्क्राइब करते हैं क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे हाइड्रोक्साइड्स को हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, इनको हम एम्फोटेरिक से हाइड्रोक्साइड से डिस्क्राइब करते हैं। तो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स वो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। और ये आप लोगों के पास एलिमेंट हाइड्रोक्साइड विच आर एम्फोटेरिक इन नेचर बेरिलियम, व्हाइल द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जितने भी हैं वो सब के सब बेसिक हाइड्रोक्साइड है। लेकिन इस फैमिली में सिर्फ बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड, दिस इज ड्यू टू स्मॉल साइज, मोर चार्ज डेंसिटी, मोर पोलराइजिंग पावर। ओके, थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम इस पर डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट जो ग्रुप है उसकी तरफ आएंगे। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।